चलिए, जय हिंद। आज संविधान का भाग 1 पढ़ना है हमें। यानी हम आ चुके हैं अब आर्टिकल्स में। ठीक है, हमने अनुसूचियां देख ली, हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं भी देख ली, उनकी जो खास बातें थी, और जो भारतीय संविधान सभा थी जिसकी वजह से संविधान बना वो भी देख लिया हमने। आलोचना वगैरह भी देख लिया हमने कि संविधान को विशाल संविधान बोला गया या वकीलों का स्वर्ग बोला गया, और क्यों बोला गया और सारी डेफिनेशन हम देख चुके हैं। अब प्रॉपर हम किसमें एंटर कर रहे हैं, हमारे संविधान की पुस्तक में। अब संविधान की पुस्तक खोलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले आर्टिकल्स जो दिए गए हैं, जो भाग दिए गए हैं, उसमें क्या है। जो हमारा भारतीय संविधान है, हमने देखा था कि विश्व का सबसे विशाल है ये। अच्छा, विश्व का जो सबसे विशाल है ये क्यों है? सबसे पहले ये बताओ, भारतीय संविधान लिखित है या अलिखित है? लिखित है, मतलब लिखा गया है, किसी पुस्तक में पढ़ते मिलता है ये। अब ये सबसे बड़ा क्यों है? इसके पीछे 3 कारण है। एक है इसके आर्टिकल, एक है अनुसूची, और एक है भाग। तो इसमें कितने भाग हैं पहले ये बताइए। 22 भाग हैं। इसके बड़े होने का पहला कारण। दूसरा, आर्टिकल्स कितने हैं? 395 आर्टिकल्स हैं, जो कि किसी भी संविधान में विश्व में देखने नहीं मिलेंगे। और इसमें अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इसलिए क्या है विश्व का सबसे विशाल। अब ये जो 22 भाग हैं, इसमें जो आपका भाग 1 है, ये हमें आज पढ़ना है। भाग 1 आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्योंकि जब भी संविधान शुरू होगा या कोई भी पुस्तक जब शुरू होगी, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या देगी? स्वयं के बारे में, कि किस देश की बात हो रही है या उस देश का नाम क्या है। उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ती है। तो संविधान में आपको कितने भाग देखने मिलते हैं? ये 22 भाग देखने को आपको मिलते हैं। एक बार ये 22 भागों को आप जरूर याद कर लेना अच्छे से। टू 38। ठीक है, ये कितने हैं आपके? 22 भाग हैं, जिसमें हमें आज क्या देखना है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, और ये संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं, ये आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक आते हैं। तो ये चीज भी हमें पता चल गई कि भाग 1 का नाम क्या है आपके संविधान में? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं आपके? 1 से 4, मतलब टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो सबसे पहले ये 4 अनुच्छेदों में लिखा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा उसकी हेडलाइन बता देता हूं, फिर हम उसके थोड़ा भीतर चलेंगे कि वो हमसे कहना क्या चाहता है या उसके अंदर ऐसे कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 का शीर्षक संघ और उसका राज क्षेत्र है, 1 से 4 तक है। भाग 1, देश के रूप में भारत के संविधान और जिन राज्यों को यह बना है उस संघ से संबंधित कानूनों का संकलन है। संविधान के इस भाग में राज्यों की स्थापना, नाम, ये सब चीजें दी गई हैं। हम आगे डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल नंबर 1 क्या है आपका? संघ का नाम और क्षेत्र। क्या है आर्टिकल नंबर 1? संघ का नाम। और आपको पता है हमारे संघ का नाम क्या है? क्या नाम है? केवल भारत, इंडिया। चलिए देखते हैं आगे। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब मैं एक डाउट पहले क्लियर कर देता हूं, ताकि आगे जाके आपके मन में वो पैदा हो, उससे पहले उसे हम दूर कर देते हैं। यहां लिखा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। लिखा है नए राज्यों का गठन। गठन का मतलब भी तो क्या होता है? स्थापना। तो ये सिमिलर चीजें हो गई ना। 2 और 3 में हमें एक सी चीजें देखने मिल रही हैं। यहां भी लिखा है स्थापना और यहां भी लिखा है क्या? गठन। तो इसमें अंतर क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। जो आर्टिकल 2 आपसे बात कर रहा है वो बोल रहा है उन राज्यों या उन क्षेत्रों की बात जो भारत के बाहर से भारत में क्या होते हैं, फिर ऐड होते हैं या जुड़ते हैं। यानी जो वर्तमान में भारत का भाग नहीं है, आगे चलकर भारत का भाग वो बनने वाले हैं। पर जो आर्टिकल नंबर 3 है, इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं नए राज्यों का गठन। अब आप एक बात बताओ, क्या मध्य प्रदेश को तोड़कर अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया है? तो ये जो मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बना, ये किसी बाहर देश से आकर बना क्या? जो पहले से भारत के भीतर था उसमें बना ना। बस। तो नए राज्यों के गठन जब बात हो कि हमारे पास जो वर्तमान क्षेत्र है, तो वो आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 3 होगा। पर जब बात होगी कि किसी नए क्षेत्र का हमें क्या करना है, अधिग्रहण करना है या उसको अपने क्षेत्र में जोड़ना है, तो वो क्या होगा? आर्टिकल नंबर। तो ये डाउट पहले क्लियर हो गया आपको कि आर्टिकल 2 किन किन क्षेत्रों की स्थापना की बात करता है? नए क्षेत्रों की।
और आर्टिकल नंबर 3 जो पहले से हमारे पास क्षेत्र है उनमें से यदि कुछ नया बन सकता है तो ठीक है। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है? अनुच्छेद 368 क्या है? 368 संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? साउथ अफ्रीका। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं समझने वाली विधियां, अब ये क्या है मैं आपको आगे समझाता हूं। होता क्या है, आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होते हैं, आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ आर्टिकल नंबर 1 क्या है? ठीक। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में। अच्छा, अगर मुझे मध्य प्रदेश का नाम बदलना है कौन सा यूज करूं मैं? आर्टिकल नंबर 3। मुझे मध्य प्रदेश की सीमा में कुछ बढ़ोतरी करनी है दूसरे स्टेट से मिलाकर, तो मैं किसका यूज करूं? आर्टिकल नंबर 3। मुझे पाकिस्तान की किसी भूमि का ग्रहण करके या फिर किसी भी प्रकार से मैं उसको जीत गया हूं या मुझे मिल गई है और उसे मुझे भारत में जोड़ना है, तो फिर समझ में आया फर्क क्या है? और अगर 2 और 3 में मैं कुछ भी करूंगा तो आर्टिकल 4 कहते हैं उसे क्या नहीं माना जाएगा? संशोधन नहीं माना जाएगा। जब तक ग्रहण की बात हो रही है तब तक, जब तक चीजों को ग्रहण करने की बात हो रही तब तक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो एक बार बताइए जल्दी से मुझे, बोलिए आर्टिकल नंबर 1 क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। यहां संघ शब्द का उपयोग हुआ है संघीय, संघ का ना यूनियन शब्द का उपयोग हुआ है। आर्टिकल नंबर 2 बताइए। नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश या स्थापना। ठीक है, तीसरा बताइए। नए राज्यों का गठन, मौजूदा जो राज्य हैं उसमें उनकी सीमा और नामों में या फिर क्षेत्रों में परिवर्तन। बिल्कुल सही। और आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है? कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे वो संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे आगे देखते हैं। ये समझ में आया? 4 आर्टिकल याद हो गए। सबसे पहले तो 4 आर्टिकल याद कर लो, उसके बाद फिर इन आर्टिकल के अंदर क्या वो देखेंगे हम। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं आगे क्या है। आर्टिकल नंबर 1 की बात करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 का जो सब क्लॉज 1 है वो ये बोलता है कि इंडिया अर्थात भारत, क्या लिखा है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? अब बात करते हैं इंडिया अर्थात भारत, या केवल इंडिया नाम क्यों नहीं रखा गया या केवल भारत नाम क्यों नहीं रखा गया? ठीक है, अब संविधान सभा में सभी प्रकार के सदस्य बैठे थे। जब हम आपसे पूछते हैं कि सजेशन दीजिए, जैसे मैं भी आपसे पूछता हूं तो 2 प्रकार की चीजें आती हैं, सब एक मत कभी होते हैं क्या? नहीं होते। तो बस वही चीज हुई कि कुछ लोग चाहते थे कि भारत उसका नाम क्या रखा जाए? भारत, और कुछ चाहते थे इंडिया। तो सिंपल रखा गया कि हम दोनों ही नाम को क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ठीक है, अब इंडिया नाम हमें किसके द्वारा दिया गया है? यूनानियों के द्वारा दिया गया है। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। इंडिया नाम रखने से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, वो तकलीफ क्यों होगी बता सकता है कोई? कि एक इंडिया नाम रखने से मोहम्मद अली जिन्ना को तकलीफ क्यों होगी? देखो, इंडिया नाम, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है, पेप्सी का नाम सुना है? सभी ने सुना है पेप्सी का नाम। अब पेप्सी 2 भाई मिलकर चलाते हैं, मैं सबसे सरल एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ठीक है, पेप्सी 2 भाई मिलकर चलाते हैं जिनमें आगे चलकर क्या हो जाती है? लड़ाई झगड़ा, और वो क्या करते हैं? उसको कंपनी को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब एक भाई जो है, अब पेप्सी को काम करते मान लीजिए 100 वर्ष हो चुका है। ठीक है, पूरे विश्व में बच्चा बच्चा इसको किस नाम से जानता है? पेप्सी के नाम से जानता है। आज आप सभी जानते हैं, है ना? अब क्या होता है कि एक जो भाई होता है वो कंपनी को 50-50 तोड़ लेते हैं। एक अपनी कंपनी का नाम रखता है पेप्सी और दूसरा भाई है वो नाम रखता है अपनी कंपनी का लेप्सी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, मैन्युफैक्चर भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, दोनों में से सेल ज्यादा किसकी होगी? क्योंकि वर्ल्ड वाइड नोन कौन है? पेप्सी है।
तो नुकसान किसका हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है और जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम बाहुल्य के लिए है, ठीक है। तो हो सकता है कि जब आजाद होंगे हम, तो संविधान सभा के बाद भारत अपना नाम, इंडिया अपना नाम क्या कर लेगा? हिंदुस्तान। और जो आपका, जबकि हिंदुस्तान हिंदुओं के ऊपर नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। वो सिंधु से हिंदू बना और सिंधुस्तान से वो हिंदुस्तान बना है। पर मोहम्मद अली जिन्ना का सोचना था कि शायद वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। अब इंडिया नाम की मैं आपको बात बताता हूँ। इंडिया एक ऐसा नाम है जिसकी खुद की वर्ल्ड वाइड क्या है? हिस्ट्री है। मैंने आपको बताया था कि कैसे पोप ने एक आदेश जारी किया था और बोला था इंडिया को जाकर ढूंढो, बोला था, क्योंकि इतना ज्यादा समृद्ध संपन्न देश है जिसे हमें ढूंढना है। तो इंडिया, और उसके अलावा जब इतनी सारी जो ट्रिटी साइन हुई थी, या फिर बोलना चाहिए वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे जिसका मेंबर कौन था? इंडिया था। तो वो पहले जो मेंबर था वो था ब्रिटिश इंडिया के नाम से। किस नाम से था? जिसमें से ब्रिटिश शब्द तो हटने वाला था, तो बचा क्या? इंडिया, जिसे पूरा विश्व जानता था कि हाँ एक देश है जिसे किस नाम से जाना जाता है। पर एक देश है जो पाकिस्तान, जिसको आज तक किसी ने सुना ही नहीं था, क्योंकि वो पैदा ही कब हुआ? 1947 में। तो इस चीज से मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत दिक्कत थी कि ये जो नाम है, जिसका एक वर्चस्व है, जिसका एक इतिहास है, ये सारा का सारा आप किसको चला गया? इंडिया को चला जाएगा। एक जो इतनी डिग्निटी चली आ रही है, एक अच्छा संपन्न इतिहास चला आ रहा है, वो सारा का सारा आप किसको लेकर केंद्रित हो जाएगा? इंडिया को लेकर। और हम बचे पाकिस्तान, जिसे कोई जानते ही नहीं है। तो हमें अपनी खुद के इतिहास की एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ये दिक्कत थी किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को, है ना। बाकी उनका सपना पूरा हो नहीं पाया। उन्होंने इस समस्या को बोला भी था कि भारत अपना नाम चेंज करे, पर हम तो किसी की सुनने वाले हैं क्या? हम किसी की नहीं सुनते हैं जब तक वो अच्छी चीज नहीं होती है, ठीक है। तो हमने अपना नाम क्या कंटिन्यू रखा? इंडिया रखा। और इसलिए भारत को दो नामों से जाना जाता है, इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। इसमें दूसरा सब क्लॉज 2, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। अब देखो, आपने बोला संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो मैंने आपसे पूछा कौन से राज्य क्षेत्र, किस क्षेत्र की बात कर रहे हो? तो आप बोलोगे कि वे राज्य क्षेत्र जो किसमें विनिर्दिष्ट हैं? पहली अनुसूची में। हमने जब पहली अनुसूची पढ़ा था तो यही पढ़ा था ना कि राज्य क्षेत्र सारे कहां लिखे मिलेंगे आपको? पहली अनुसूची में। मैं जब राज्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो याद रखना मैं राज्य और यूनियन टेरिटरीज दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब राज्य के क्षेत्र क्या है, लो उन्होंने आगे फिर उसको एलोबरेट कर दिया। भारत के राज्य क्षेत्र में वे शामिल होंगे जो राज्यों के क्या होंगे? क्षेत्र होंगे, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। और ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? क्या किया गया, मैं आपको बता देता हूं। जो सब क्लॉज 2 है, इसमें उन्होंने बोला कि राज्य क्षेत्र क्या होंगे, और जो सब क्लॉज 3 है उन्होंने उसको और क्या कर दिया? एलाबोरेट कर दिया कि हम आपको डिटेल में बता देते हैं, लो कि क्या है राज्य क्षेत्र, कौन कौन से हैं। तो वो पॉइंट उन्होंने कॉपी रखा, कौन सा? पहली। दो पॉइंट और बता दी, राज्यों के क्षेत्र और आपके ऐसे अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण भारत के द्वारा किया गया है। तो ये क्या कहलाएंगे आपके? भारत। तो आपके भारत के राज्य क्षेत्रों का वर्णन किस आर्टिकल में देखने मिलता है? आर्टिकल नंबर 1। और आपको अपने भारत का नाम किस अनुच्छेद में देखने मिलता है? यदि ऑप्शन मिलेगा केवल आर्टिकल नंबर 1 तो आर्टिकल नंबर 1, और अगर ऑप्शन मिला आर्टिकल नंबर 1 तो आर्टिकल नंबर 1 इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसके बाद राज्यों को संघ के रूप में महत्व क्यों दिया गया? आप मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, क्या भारत के जो 28 राज्य हैं वर्तमान में, इन्होंने भारत संघ के साथ जुड़ने के लिए किसी प्रकार के हस्ताक्षर में साइन किया है या किसी प्रकार के फॉर्म में साइन किया है? हाँ, नहीं किया है। किसमें किया है? किसमें किया है? बताओ। कहां संविधान सभा में पहुंच गए तुम लोग? भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई भी समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम होता यदि, तो राज्य और केंद्र के बीच में मतभेद होते या राज्यों को कुछ स्पेशल पावर्स देनी पड़ती हमें अलग से। क्यों? क्योंकि आप एक समझौते के द्वारा जुड़े हो, समझौता किसी भी वक्त क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। और यदि समझौता तोड़ा जा सकता है तो क्या राज्य भारत से अलग हो सकते हैं? हो सक आप संविधान सभा में क्यों जा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संविधान सभा में क्यों? हाँ, हो सकते थे, अगर समझौता होता तो हो सकते। आप वो प्रांतों से कंफ्यूज मत हो, है ना। वो प्रांत और रियासतें चली गई, वो समझौते चले गए, वो प्रीवी काउंसिल गई, और जो प्रीवी को आप स्पेशल राइट्स देते थे वो भी चले गए। अब कोई भी समझौता नहीं रह गया है। जो हमारे राज्य हैं, जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी समझौते से जुड़े नहीं है। अब आप
अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्या था जो सरदार पटेल ने साइन करवाया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद वो भारत संघ का भाग बन गए थे। वो कोई समझौता नहीं था, समझौता नहीं था, वो किसके भाग बन गए थे? भारत संघ के। यानी वो किससे जुड़ गए हैं? भारत संघ से। अब कानून किसका सुनना पड़ेगा उनको? भारत संघ का। अगर समझौता होता तो वो अपने क्षेत्र के स्वतंत्र होते और कभी भी भारत संघ से अलग हो सकते थे, जो आपको देखने को नहीं मिलता है। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार है क्या? कोई राज्य हो सकता है? बस क्योंकि इस प्रकार का कोई समझौता किया ही नहीं गया है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर बना हुआ है। और वहीं मैं बात करूं यदि अमेरिका की, तो वहां जो राज्य हैं वो अपने अलग अलग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। किससे? केंद्र के साथ। तभी वहां पे कौन सी नागरिकता देखने मिलती है आपको? दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। आर्टिकल नंबर 2, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। सिंपल है, हेडलाइन समझ में आ गई। नए राज्यों का प्रवेश और, अब मैं आपको बता देता हूं चार आधार पर हम क्या कर सकते हैं नए राज्यों का। ऑफिशियली इंटरनेशनल तौर पर उन क्षेत्रों को मान्यता नहीं दी जाती जिन पर जबरदस्ती आक्रमण करके उनका क्या किया जाता है? अधिग्रहण। उसको विश्व में मान्यता दूसरे देश नहीं देते हैं। तो किसको मान्यता देते हैं? चार चीजों को मान्यता देते हैं। सबसे पहले सरेंडर। किसी राज्य का संप्रभु या सत्ताधारी अपनी संप्रभुता का क्या कर दे? हस्तांतरण। यानी यदि कोई देश, यदि श्रीलंका या बांग्लादेश का जो सत्ताधारी व्यक्ति है वो अपने आप को क्या कर दे? सरेंडर। किसके पास? भारत के पास। और बोले कि हम अपना क्षेत्र किसको पूरा देना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो विश्व में उसको क्या मिल सकती है? तो वो क्षेत्र किसका कहलाएगा? भारत का। पॉइंट नंबर 2, उपवृद्धि। प्राकृतिक कारणों से यदि किसी दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र भारतीय संघ में आकर मिल जाए तो भारतीय भूमि कहलाती है। मान लेते हैं प्राकृतिक कारण, अब कुछ दिनों में तो नहीं होता है, कुछ वर्षों में होता है कि वहां का भू क्षेत्र कटकर या जुड़कर कुछ प्रकार से कहां आकर मिल जाए? भारत के क्षेत्र में आकर मिल जाए तो किसका हो जाएगा? फिर वो किसका हो जाएगा? भारत का। आवेशन। जब राज्य किसी ऐसे राज्य क्षेत्र पर जो दूसरे राज्य के कब्जे में ना हो, पहली चीज हो, उस स्थान पर यदि संप्रभुता स्थापित हो जाए तो वह भूमि भारतीय भूमि कहलाएगी। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लक्षद्वीप, जब भारत आजाद हो रहा था और जब भारत पाकिस्तान के अलग अलग टुकड़े हो चुके थे, तब लक्षद्वीप में तुरंत में किसी की सरकार वहां पर नहीं थी। फिर एक जंग चली। जंग मतलब पहले पहुंचने की। जो पहले लक्षद्वीप में पहुंचकर अपना झंडा रख देगा उसका लक्षद्वीप हो जाएगा। तो इस बात की जैसी खबर लगी सरदार पटेल को, तो सरदार पटेल में तत्काल में साउथ में से अपनी क्या भेज दी? पुलिस फोर्स को भेज दिया कि जल्दी से जाओ, कहां पहुंचना है तुम्हें। और वहां पाकिस्तान से कौन आ रही थी? उसकी सेना आ रही थी। पहले कौन पहुंचा? हम तो हैं ही तेज लोग, हम पहुंच के अपना झंडा सीधे हमने क्या कर दिया? लक्षद्वीप में गड़ा दिया। और लक्षद्वीप किसका हो गया? हमारा हो गया। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप में किसी की भी संप्रभुता या सत्ता नहीं थी, तो वहां पर जो पहले पहुंचा वो उसका हो गया। बस यही बात बोली गई है कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो दूसरे राज्य क्षेत्र के कब्जे में ना हो, उस स्थान पर यदि संप्रभुता स्थापित हो जाए तो वह भूमि भी किसकी कहलाएगी? भारत की कहलाएगी। अब पॉइंट नंबर 4, जब किसी राज्य पर भारत लंबे समय तक शांति कायम रखे और उसका कोई संप्रभु ना हो तो वह भारत की भूमि कहलाएगी। अब मान के चलते हैं जैसे आज अफगानिस्तान में क्या हो चुका है, कोई सरकार रह नहीं गई है। किसका शासन है वहां पर? किसका है? अरे तालिबान का है ना, आतंकवादियों का शासन है ना वहां पर। अब मान के चलते हैं कि भारतीय सेना या भारतीय जो वहां की आर्मी है वहां जाती शांति स्थापित करने और तालिबानियों को क्या कर देती है? दौड़ा देती है। अब दो चीजें हो सकती हैं देखो, कि हम वहां पे एक सरकार स्थापित करवाएं जो किसकी हो? अफगानिस्तान की हो। पर वहां पर यदि किसी प्रकार की सरकार स्थापित नहीं होती है या किसी प्रकार की कोई संप्रभुता स्थापित वहां पर नहीं होती है, तो भारत उसको अपने राज्य क्षेत्र में जोड़ सकता है, करेगा नहीं। भारत इस प्रकार की सोच नहीं रखता है। आर्टिकल 2 है, ये मैं आगे बताऊंगा, आगे भी लिखा हुआ है। तो ये चीज समझ में आई कि इन चार आधारों पे क्या किया जा सकता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जा सकती है जिसे मान्यता मिलेगी। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आपने देखा होगा रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, यूक्रेन का आधा क्षेत्र क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से चीजों को विश्व में मान्यता नहीं दी जाती है ना। तो कौन कौन से क्षेत्रों को मान्यता दी जाएगी, क्लियर है? फिर से मुझे बताओ आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है? संघ और उसके। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल नंबर 1 2 क्या कहता है?
हाँ, वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। और आर्टिकल नंबर 3 ने उसी को क्या कर दिया, डिटेल में बता दिया। ये था आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है, नए राज्यों का प्रवेश और बस इतना ही कहता है इन 4 आधारों पर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 देखते हैं। नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अब मध्य प्रदेश से अलग करके कोई नया राज्य बनाना है तो किसका उपयोग किया जाएगा? सबसे अच्छा एग्जांपल 2014 तेलंगाना बना है, किससे अलग होकर बना? किस आर्टिकल का उपयोग किया? आर्टिकल नंबर 3 का उपयोग किया गया है। ठीक है, देखो, संसद कानून के द्वारा किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके, किसी राज्य के किसी हिस्से को, किसी क्षेत्र को एकजुट करके, यानी कुछ नहीं कह रहा है। देखो, दो राज्य हैं, या तो दोनों राज्यों को मिला के क्या बना दो, एक राज्य बना दो, या दोनों राज्यों के आधे आधे क्षेत्र को जोड़कर इसको क्या बना दो, एक राज्य बना दो। यानी किसी भी प्रकार से आप दो क्षेत्रों को मिलाकर क्या कर दोगे, एक राज्य की स्थापना कर सकते हो। अब देखना, किसी राज्य का क्षेत्रफल यदि बढ़ाना है तो किस आर्टिकल का उपयोग? आर्टिकल 3। किसी राज्य के क्षेत्र को कम करना है तो किसका उपयोग? आर्टिकल नंबर 3। किसी राज्य की सीमाओं को बदलना है तो किसका उपयोग? आर्टिकल नंबर 3। और किसी भी राज्य के नाम को बदलना है तो किसका उपयोग? यानी कुल मिलाकर राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, जो मौजूदा राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन और उनके नामों में परिवर्तन यदि करना है तो किसका उपयोग किया जाएगा? आर्टिकल नंबर 3 का उपयोग किया जाएगा। अब 2 और 3 में अंतर समझ में आ रहा है। आर्टिकल नंबर 2 क्या था कि नए भागों को, नए क्षेत्रों को जोड़ना। आर्टिकल नंबर 3 क्या है, जो मौजूदा राज्य उनमें क्या करना, परिवर्तन करना। समझ में आ रहा है? जितना आसानी से समझोगे उतना बेहतर है। संविधान की भाषा में अगर लिख कर लाऊंगा तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सरल भाषा में लिखा हुआ है। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 3, तेलंगाना का गठन किसके तहत? ठीक है, यदि मुझे अभी नया राज्य बनाना है तो बताओ मैं किसका उपयोग करूं? चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, यदि मुझे मध्य प्रदेश का नाम बदलना है, ठीक है, हृदय प्रदेश रखना है, मुझे हृदय प्रदेश बोला जाता है, किसका उपयोग करूं मैं? आर्टिकल 3 का उपयोग करूं मैं। चलो ठीक है, अगर किसी दूसरे देश की भू क्षेत्र को, जिस पर हमारा संप्रभुता स्थापित हो जाती है, जिस पर किसी की भी संप्रभुता पहले नहीं थी, और वो हम भारत में जोड़ना चाहते हैं, तो किसका उपयोग? आर्टिकल नंबर 2 का उपयोग। समझ में आ रही हैं चीजें? चलो अब एक चीज सुनो मेरी बात। सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर लो अपना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस प्रकार संसद किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, या किसी राज्य की सीमाओं के नामों में परिवर्तन कर सकती है। चरण 1 क्या, मैं प्रोसेस बता देता हूं। संसद का कोई भी सदन केवल राष्ट्रपति की सिफारिश, याद रखना, जो नया राज्य क्षेत्र बनता है या नाम में परिवर्तन होता है, उसकी सिफारिश किसके द्वारा भेजी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब एक बात बताओ, मान लो मध्य प्रदेश को तोड़कर एक राज्य बनाना है, या मध्य प्रदेश के नाम में क्या करना है, परिवर्तन करना है, तो क्या मध्य प्रदेश के पास कोई हमें भेजना पड़ेगा विधेयक या सजेशन पूछने के लिए, या उसको बताने के लिए कि हम ऐसा करने वाले हैं? भेजेंगे, भेजा जाएगा। पर एक चीज याद रखना, मान लीजिए मध्य प्रदेश के पास हमने एक पत्र व्यवहार भेजा कि हम मध्य प्रदेश का नाम बदलने वाले हैं, ठीक है, हम उसका नाम हृदय प्रदेश करने वाले। अब मध्य प्रदेश को बोला जाएगा कि आपके पास राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, राष्ट्रपति बोलेंगे 15 दिन का समय है आपके पास, हमें इसका क्या दीजिए, आप रिप्लाई दीजिए। अब दूसरी चीज समझना, या तो मध्य प्रदेश उस पर हाँ बोलेगा और क्या हो जाएगा, नाम बदल जाएगा, या तो मध्य प्रदेश उस पर ना बोलेगा और फिर भी नाम बदल जाएगा, क्योंकि मानने को बाध्यकारी नहीं है। या तो मध्य प्रदेश 15 दिनों के अंदर ना हाँ करेगा ना करेगा, तो 16वें दिन उसको क्या समझा जाएगा, हाँ समझा जाएगा, और क्या हो जाएगा। तो भेजे क्यों? जब कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे रिप्लाई की, तो भेजे क्यों, है ना? यदि ऐसा कोई विधेयक किसी राज्य की सीमा या नाम को प्रभावित करता है, ठीक है, मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के सीमा और नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में पेश करने से पहले संबंधित राज्य की विधानमंडल के पास में भेजेंगे। यदि राज्य विधानमंडल दी गई समय सीमा के भीतर कोई राय व्यक्त करने में विफल रहता है, तो यहां माना जाएगा कि उसने अपना विचार व्यक्त कर दिया है। व्यक्त नहीं किया मतलब कर दिया है। संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने और उन पर कार्य करने के लिए बाध्यकारी नहीं है, भले ही राज्य ने समय अवधि के भीतर अपने विचार प्रस्तुत। वही चीज है ना, राष्ट्रपति ने बोला 15 दिन का समय है, मध्य प्रदेश ने चौथी दिन बोल दिया कि नहीं नहीं, नाम नहीं बदलना है, हमारा नाम जो है हमें वही रखना है। पर राष्ट्रपति बोलेंगे पूछा थोड़ी है, बता बस रहे थे आपको कि हम ऐसा करने वाले, और हम उनका नाम हम बदल सकते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में ऐसे विधेयक से पहले केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों की राय लेना भी आवश्यक नहीं है। क्लियर है? कुल मिलाकर कुछ भी आवश्यक
नहीं है, जो संसद चाहेगी वो कर सकती है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ये बताना तो वो बता देते हैं। ठीक है, अब वही प्रश्न आ गया देखो कि अनुच्छेद 3 अतिरिक्त विशेषताओं के साथ अनुच्छेद 2 का आगे विस्तार है। इस पर विस्तार दीजिए। देखो अनुच्छेद 2 उन नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है जो भारत का हिस्सा, बस इतना क्लियर रखना, मैं बता रहा हूं अनुच्छेद 2-3 में आदमी पागल हो जाते हैं समझने में कि इसमें अंतर आखिर है क्या, दोनों ही स्थापना और गठन की बात कर रहे हैं, है ना। तो सिंपल है, जो हिस्सा नहीं है वो अनुच्छेद 2 है, जो हिस्सा है वो अनुच्छेद 3 है। इस प्रकार यह अनुच्छेद वर्तमान क्षेत्र से परे एक नया राज्य बनाने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन के बाद नए राज्यों की स्थापना या निर्माण से संबंधित है जो पहले से ही भारत के हिस्से में है। ये आर्टिकल नंबर आपका 3 है। इस प्रकार अनुच्छेद 3 राज्यों की संघ पर क्षेत्रीय अखंडता की असुरक्षा और निर्भरता को दर्शाता है। क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक? तो आर्टिकल नंबर 3 हमारे वर्तमान क्षेत्रों से संबंधित है और आर्टिकल नंबर 2 हमारे जो नए भाग उसमें जोड़े जाएंगे। अब एक चीज समझना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं आर्टिकल नंबर 2 में ये चेंज किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 3 में ये चेंज किया जाएगा। अब जो इतने सारे चेंज हो रहे हैं कौन कर रहा है? ये संसद कर रही है। अब संसद जब ये कार्य कर रही है तो उसकी प्रोसेस क्या है, मैंने आपको वो भी बता दिया। पर जो ये प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है? साधारण है, विशेष है, या इसमें संविधान संशोधन किया जाएगा? तो इसका आंसर देता आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 ने इस डाउट को क्लियर कर दिया कि आप लोग इसमें सवाल करें, मैं उससे पहले क्लियर कर देता हूं कि आर्टिकल नंबर 2 व 3 में या 3 के द्वारा किए गए जो परिवर्तन है वो आर्टिकल नंबर 368, मतलब कौन सा? संविधान संशोधन, आर्टिकल नंबर 368 की जो विधियां हैं, विधियां के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसका मतलब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो भी चेंजेस हम करने वाले हैं उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और जब संशोधन की आवश्यकता नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि जो संसद है आपकी वो किस बहुमत से? साधारण बहुमत से किसी भी राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य, किसी भी नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में मिलाना, या किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है बिना किसी समस्या के, क्योंकि विशेष बहुमत भी नहीं करना है, संविधान संशोधन भी नहीं करना है। और रही बात राज्य से पूछने की, तो वो पूछना भी फॉर्मेलिटी है, हम मानने को बाध्यकारी। जो संसद चाहेगी आखिर एट द एंड होना वही है। और जो समस्या थी संशोधन की उसको किसने समाप्त कर दिया? आर्टिकल नंबर 4 ने समाप्त कर दिया। देखते हैं आर्टिकल नंबर 4, पहली और चौथी अनुसूची और पूरक। चौथी अनुसूची आपकी राज्यसभा सीटों से संबंधित है, ठीक है। पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाया गया कानून। अब सुनो, इसको सरल भाषा में समझना। यह अनुच्छेद पहली अनुसूची यानी भारत संघ, राज्यों के नाम, और चौथी अनुसूची यानी प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा से आवंटित सीटों की संख्या में परिणामी बदलाव की अनुमति देता है, ठीक है। संविधान ऐसे किसी भी कानून को संशोधन के रूप में नहीं मानेगा जो मौजूदा राज्यों को बदलता है या एक नया राज्य, सिंपल, ऐसे किसी भी चीज को नहीं मानेगा जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी कानून में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान शामिल होंगे जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। और इसमें पूरक, ये छोड़ो आप, उपर्युक्त जैसा कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन के लिए नहीं माना जाएगा। देखो दो चीजें हैं, यदि हमें नाम परिवर्तित करना है, नए क्षेत्र को मिलाना है, या हमें नए राज्य का क्या करना है? गठन करना है, तो संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अब एक चीज बताइए, जब नए राज्यों का गठन होगा तो राज्यसभा की सीटों में हेरफेर होंगे? कोई नया राज्य जाएगा तो वो राज्यसभा सीटें आदि उसके पास चले जाएंगे, या हम नई राज्यसभा सीटों का क्या करते हैं? आवंटन करते हैं, जो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है आपकी? चौथी। तो उसमें भी ये जो प्रोसेस होगी इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आप देख रहे हो ये सारी की सारी जो प्रोसेस होते आ रही हैं ये कैसे बहुमत से हो रही हैं? साधारण बहुमत से हो रही हैं। किसी भी प्रकार का विशेष बहुमत लग रहा है क्या इसमें? नहीं लग रहा है। चलो आर्टिकल नंबर 1 क्या है?
वन वन क्या है? ठीक है, 1 2 1 3 क्या है? उसी को विस्तारित कर दिया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 क्या है? कौन से नए राज्य, जो हैं या बाहर से? क्लियर है। आर्टिकल नंबर 3 क्या है? नए अच्छा सुनो, मुझे दो नए राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, किसका उपयोग करूं? मुझे दो राज्यों को किसी क्षेत्र को मिलाकर नया राज्य बनाना है, किसका उपयोग करूं? मुझे अपने राज्य का नाम बदलना है, किसका उपयोग करूं? आर्टिकल नंबर। अच्छा, मुझे 2 और 3 को कुछ भी करना है, क्या मुझे संशोधन करना पड़ेगा? क्या मैं उसे साधारण बहुमत से पास कर सकता हूं? कर सकता हूं। पर मुझे किसी राज्य में परिवर्तन करने से पहले क्या वो विधेयक को राज्य के पास भेजना पड़ेगा? किसके द्वारा भेजा जाएगा? राष्ट्रपति। अच्छा, एक चीज और, जो विधेयक भेजा गया है, क्या राज्य के जो सजेशन आएंगे उसको मैं मानने को बाध्यकारी हूं? नहीं हूं। चलो ठीक है। चलो, मैंने राज्य को समय सीमा दी कि इस समय सीमा के अंदर मुझे आपका क्या चाहिए? रिस्पॉन्स चाहिए, और मुझे उस समय सीमा के अंदर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो मैं क्या मानूं? हाँ मानूं, यानी मैं उस चीज को मानने के लिए बाध्यकारी फिर नहीं हूं। समझ में आई चीजें? और आर्टिकल नंबर 4 बोलता है कि 2 3 में जो करना है कर लो, हम उसको संशोधन के तहत नहीं मानेंगे। तो आप साधारण बहुमत से उसको क्या कर सकते हो? पास कर सकते हो। अब इन सब के बीच ग्रहण, अधिग्रहण, जोड़ना, स्थापना करना, परिवर्तन करने की बात हो रही है। अब थोड़ा सा सोच के मुझे आप बताओ, अभी तक तो जोड़ने की बात हो रही थी, अब बात करते हैं अपने भारतीय क्षेत्र को किसी को देने की बात। तब मुझे बताओ क्या होगा? हाँ, विशेष बहुमत बस। अब लगेगा क्या? संविधान संशोधन। ध्यान से सुनना। देखो, यदि भारतीय भूक्षेत्र, क्या करना है हमें? किसी दूसरे राज्य, यानी देश की बात कर रहा हूं, किसी दूसरे राज्य को सौंपना है या देना है। दूसरे राज्य मतलब भारत के राज्य नहीं, दूसरे बाहर के देश, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, इसके लिए संसद सिंपल साधारण बहुमत से नहीं दे सकती, वरना कल को प्रॉब्लम हो जाएगी ना यार। आप सोचो, अगर किसी के संबंध किसी देश के साथ अच्छे हैं, है ना, या उस देश के सपोर्ट से फंड पाकर वो क्या बन गया, संसद में पहुंच गया, तो वो तो अपने कुछ भू क्षेत्र को दे देगा और संसद कुछ बोल ही नहीं पाएगी, क्योंकि क्या? साधारण बहुमत से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसके लिए क्या किया जाएगा? संविधान संशोधन। अरे, जहां पर संविधान संशोधन शब्द आ गया ना, वहां विशेषी बहुमत होता है, ठीक है। संविधान संशोधन किया जाएगा, और ये जो संविधान संशोधन है ना, ये ऑलरेडी किया जा चुका है। पहली बार किया गया था 9वां संविधान संशोधन, जब हमने वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्र को, लगभग 7 या 9 किलोमीटर के क्षेत्र को किसको दिया था हमने? ईस्ट पाकिस्तान को। किसे दिया था? ईस्ट पाकिस्तान को दिया था। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश। और दूसरा संविधान संशोधन हुआ था 100वां, जिसमें हमने अपने कुछ आइलैंड्स या क्षेत्र किसको दिए थे? बांग्लादेश को दिए थे। तो ये चीज साफ साफ क्लियर हो जाती है सबूत के साथ कि यदि भारतीय भू क्षेत्र किसी को सौंपना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान। भारत में कुछ भी जोड़ना है तो उसके लिए संविधान संशोधन नहीं, अब भारत किसी को सौंपेगा तो उसके लिए संविधान संशोधन करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा। क्लियर है? ये था आपका आर्टिकल नंबर 1 2 3 4, यानी भाग कौन सा? भाग 1। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, ये पीडीएफ में नहीं है पर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। भाग 1 से संबंधित कुछ पॉइंट हैं। अनुच्छेद जिसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया, अनुच्छेद कौन सा? 2A। सिक्किम को किस में जोड़ा गया है? भारतीय क्षेत्र में जोड़ा गया 2A के द्वारा, क्योंकि उस समय वो भारत का इंटरनल पार्ट। ये मत सोचना कि आर्टिकल नंबर 3 में क्यों नहीं गया, क्यों? क्योंकि उस समय सिक्किम भारत का इंटरनल पार्ट नहीं था। अनुच्छेद जिसके तहत तेलंगाना को भारतीय, तो आप सभी को पता है कौन सा आर्टिकल? 3 के तहत किया जाएगा ना इंटरनल में। भाग 1 के अंतर्गत कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि भारत एक, क्या उल्लेख है? क्लियर है? प्रादेशिक जल, देखो क्या होता है, हमारी एक इंटरनेशनल बॉर्डर होती है जल में, जिसे हम जल 200 नॉटिकल मील है भारत की, नॉटिकल मील से नापा जाता है, ठीक है। तो संविधान में क्या किया गया है कि 2 ही शब्द उपयोग हुए हैं, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ये सब मिलकर किसका निर्माण करेंगे?
समुद्री क्षेत्रों का कहीं भी नाम नहीं लिया गया, तो उन्होंने बोल दिया कि देखो हम नाम नहीं ले रहे हैं, पर आप समझ जाना कि वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आ जाएंगे। भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य के निर्माण या विनाश के लिए संविधान राज्य की अनुमति अनिवार्य नहीं है। मतलब देखो, विनाश का मतलब है विनाश नहीं कर रहे हैं, विनाश का मतलब है कि उस राज्य को तोड़कर या दो राज्य को मिलाकर एक क्या कर दे रहे हैं। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को एक नया राज्य बना दोगे आप महाराष्ट्र, तो मध्य प्रदेश का तो विनाश हो गया ना, मतलब मध्य प्रदेश समाप्त हो गया, तो उसके लिए हमें उस राज्य से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विधेयक को अपने विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजा, कौन भेजता है, परमान्य को बाध्यकारी। ये तो वही बात हो गई ना कि मैं आपके घर में कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं और मैंने एप्लीकेशन लिखा सेवा में प्रति और भेजा, है ना, और मैंने आपसे बोला 10 दिन का समय बताओ, आप बोलोगे नहीं मुझे मेरा घर पे आ रहा है, तो हम बोलेंगे आपसे पूछ थोड़ी रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, पर आप सजेशन दे सकते हो, तो आप बोलोगे अच्छा एक काम करो ये वाली दीवार मत तोड़ना, ये कर नहीं, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, हम देख लेंगे, पर करेंगे हम किसकी, अपने ही मन की करेंगे। इसके बाद सामने वाला नहीं बताना, हमें हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, ठीक है मत बताओ, हम तो 11वें दिन काम कर ही देंगे, हम उसको मानने के बाध्यकारी नहीं है। राज्य निर्माण नामकरण विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य। राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करता है। देखो कभी भी किसी राज्य में परिवर्तन हो रहा है तो उस राज्य के पास विधेयक संसद नहीं भेजती है, कौन भेजता है, राष्ट्रपति। तो ये बोला जाता है कि राज्य में जो परिवर्तन हो रहे हैं या निर्माण हो रहा है वो किसकी अनुशंसा या सिफारिश पर हो रहा है, राष्ट्रपति की अनुशंसा या सिफारिश पर हो रहा है। चलिए इसे समाप्त करते हैं, जल्दी से एक बार मुझे बता दो आप आर्टिकल नंबर 1। अच्छा ऐसे ही बताओ, आर्टिकल नंबर 1 क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। ये बताओ भारत अर्थात इंडिया किस में लिखा हुआ है, 1 में लिखा है, ठीक है। वो राज्य क्षेत्र होंगे या संघ के वे राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे, कहां लिखा हुआ है। जो दूसरा है इसको विस्तारित किस में किया गया है, 1(3) में किया गया है। मुझे नए राज्य की स्थापना करनी है जो पहले से भारत में है, किसका उपयोग करूं, मुझे बाहरी किसी क्षेत्र को जोड़ना है, मुझे अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपना है, किसका उपयोग करूं, संविधान संशोधन, किसका उपयोग होगा। अच्छा आर्टिकल 2 और 3 के तहत मैं जो भी कर रहा हूं उसको संविधान संशोधन नहीं माना जा रहा है, ये कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 4 में लिखा है। मुझे एक स्टेट के नाम में परिवर्तन करना है, किसका उपयोग करूं, आर्टिकल नंबर 3 का मुझको क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये था आपका संविधान का भाग 1। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बिल्कुल पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में, और जो भी अभी दिक्कत हो आप बता सकते हो। क्लियर है, समझ में आया 1 2 3 4। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है हमारा सिटीजनशिप से संबंधित, है ना। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता। तो हम नागरिकता की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले भाग 1 समझ में आ गया है अच्छे से, क्लियर है। चलिए समाप्त करें फिर, चलो जय हिंद।